नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो नए लोग जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं विप्ता कपाड़िया जी से, जो कि मुंबई से हैं। विप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। तो पहले प्रश्न के अंतर्गत हम जानना चाहते हैं आपका जन्म स्थान कहाँ है, आप कहाँ पली बढ़ी, उस विषय में दर्शकों को ज़रूर कुछ अवगत कराइएगा। मेरा नाम विप्ता कपाड़िया है। मैं बम्बई से हूँ। मेरा बचपन मुलुंड में गुजरा, जो मुलुंड में उस समय, मैं आज 65 इयर्स पहले की बात कर रही हूँ, कि उस समय बहुत खुली जगहें थी और हर एक बिल्डिंग के अंदर पेड़ पौधे बहुत लगे हुए थे। मोगरा, चंपो, ये अपना गुलाब, रात रानी, और पेड़ों में भी जामुन के, पेरू के, चीकू, केरी के, इतने सारे सभी के बिल्डिंग में ऐसे सब पेड़ लगे होते और हम सब फ्रेंड्स लोग पेड़ों पे चढ़ के फल खाते थे तोड़ के, और बड़े बड़े पेड़ों पे हम झूला भी लगा के हम झूलते थे और एक अलग सा माहौल था उस समय। और वहाँ पे हर एक 4 प्लॉट के बीच में एक कुआं रहता था, वेल बोलते हैं ना जो। तो उस वेल में बारिश के टाइम पानी भर जाता था, ज़्यादा हो जाता था, तो हम लोग सब तैरना भी उसी वाव में ही सीखे हैं। कि हम, मेरी मम्मी आज 88 इयर्स की है, उन्होंने भी उस वहीं पे ही सीखा है, उनकी फ्रेंड्स ने भी वहीं पे ही सीखा है। तो हम लोग सब बारिश के टाइम बहुत ध्यान से और मज़े से ये सीखते थे, तैरना कैसा करना ये। तो एक अच्छा-सा माहौल था उस टाइम। और हम रहते थे, वो एक बंगला था कि जहाँ ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग रहते थे, फर्स्ट फ्लोर पे जो घर मालिक थे वो रहते थे, और सेकंड फ्लोर पे जैन देरासर था, जहाँ पे साधु जी का आना-जाना रहता था, सत्संग होता था और एक अलग सा ही माहौल रहता था उस टाइम, पूरे बंगले के अंदर, पूरे बिल्डिंग के अंदर भी ये सब। जी, विप्ता जी, हम जानना चाहते हैं आपको कला के प्रति आकर्षण कब बढ़ा और कैसे आपने उसको आगे बढ़ाया? बचपन से मुझे बहुत शौक था ड्राइंग का, तो मैं मैगज़ीन्स में से, पेपर में से सब कॉपी करके ड्राइंग, पेंटिंग सब करती थी, स्केचेस करती थी, पोर्ट्रेट बनाती थी। मेरी फ्रेंड्स की किताबें कंप्लीट करके देती थी मैं, और मज़ा आता था वो सब काम करने में। फिर मुझे जाना था कि ये कॉलेज में, तो सभी को तो मालूम भी नहीं था कि ये कॉलेज भी होती है करके। और मेरे पिताजी वकील थे, उनका नज़रिया बहुत अलग था देखने का दुनिया को। एंड उन्होंने कहा कि नहीं, आप जाइए इस कॉलेज में। बाकी के लोग सब कहते थे ये तो हॉबी है, ऐसे मत भेजो उसको ये कॉलेज में, और उसको आपके जैसे वकील बनाओ, डॉक्टर बनाओ, ये क्या ऐसी कॉलेज में जाना चाहिए क्या? तो मैं फिर भी, हमारे घर से किसी ने मना नहीं किया और मैं ये कॉलेज में आ गई, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। और कॉलेज में सीखते-सीखते लास्ट ईयर जब था, तभी एक हादसा हो गया कि जहाँ पे माटुंगा सैंड के बीच एक ट्रेन का डब्बा जो शॉर्ट सर्किट में आ गया, और शॉर्ट सर्किट उस डब्बे के अंदर 24 लोग थे कि जो सब उस हादसे के शिकार बन गए, जिसमें से एक मेरे पिताजी भी थे। और वो 76 की बात है, और फिर 77 में मेरी शादी हो गई, और फिर 1 साल बाकी था, तो मेरे इन-लॉज़ ने मुझे कंप्लीट करवाया 1 साल। तो मैं 1 साल शादी के बाद ससुराल से आती थी, कॉलेज कंप्लीट किया। तो जीडी आर्ट का मैंने जेजे से कंप्लीट किया फाइनल ईयर। जी, विप्ता जी, हम जानना चाहते हैं कि जैसे जेजे में एक रियलिस्टिक एकेडमिक के दौर में तो बोलबाला है ही, तो आपके समय ऐसा रियलिस्टिक व लैंडस्केप का क्या माहौल था और आपने उसमें से एब्स्ट्रैक्ट अमूर्तन को ही कैसे चुना व उसके पीछे क्या कहानी है, उस विषय में ज़रूर दर्शकों को अवगत कराइएगा। कॉलेज से निकल के मैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करती थी, और फिर लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में थोड़ा-सा धीरे से एब्स्ट्रैक्ट में चेंज होता गया, मतलब सेमी एब्स्ट्रैक्ट होने लगा।
और फिर और स्लोली इसमें से एब्स्ट्रैक्ट होने लगा। और वो भी मैं कलर तभी उस टाइम मैं कलर ज़्यादा मतलब थिक कलर्स लेती थी। मुझे टेक्सचर तभी पसंद बहुत आता था, तो थिक कलर से ये करती थी। और फिर स्लोली मेरा कलर कम हुआ और मैं ट्रांसपेरेंसी पे आ गई। थोड़ा ट्रांसपेरेंट कलर ये हो गया मेरे पेंटिंग में आने लगा और वो अपने आप आने लगा ऐसा देयर वाज़ नो कॉन्शियस एफर्ट फॉर दैट और अपने आप होता रहा। और ये इसके बाद मैंने थोड़े ये किए अपने इनेमल इनेमल किया मैंने, इनेमल्स पे कॉपर प्लेट और स्टील प्लेट पे किया मैंने जिंदाल में जाके। तो वो भी एक अलग-सा एक्सपीरियंस था और वो भी एक अलग-सा मज़ा आया उसमें भी करते-करते। और ये एब्स्ट्रैक्ट जो काम होता है वो ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि हम जो सोचते हैं वही फाइनल इफ़ेक्ट फाइनल रिज़ल्ट आता है। वो पूरा एक अलग ही होता है काम करते समय। करते-करते कुछ अच्छी चीज़ें आ जाती हैं उसमें जो मैं सोची नहीं थी, तो तभी ऐसा लगता है कि अरे वाह! कैसे आ गया ये? किसने किया ये? ऐसे मैंने तो सोचा भी नहीं था। तो एक अलग-सा अच्छा-सा आ जाता है तो उसी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। और कभी अच्छा नहीं भी आता है, तो उसको पूरा हमको निकाल देना पड़ता है और पूरा क्लीन करके वापस मैं शुरू करती हूँ उसपे। तो ये चलता रहता है कि निकालना, ये करो ऐसा। और कभी एक अच्छी-सी इफ़ेक्ट आ जाती है और पूरा पेंटिंग ऐसे लगता है कि ये मैंने तो किया ही नहीं है, किसी और ने ही मुझे मतलब करवाया ये काम, ऐसे होता है कभी। जी, विप्ता जी, आपने बहुत ही खूबसूरती से जवाब दिया और सरलता से भी। ये होता है, कई बार ऐसा होता है कि अमूर्तन में जो एक इफ़ेक्ट आ जाता है, वो हमारे विज़ुअल परिदृश्य को, हमारे आँखों को बहुत सुकून देता है, तो हम ऐसे सोचते हैं शायद ये इसे यहीं रोकने को कह रहा है। अच्छा, संवाद से याद आया, क्या कैनवास के साथ एक संवाद ज़रूरी है? आप क्या संवाद करती हैं कैनवास से? क्योंकि विज़ुअल में ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका कितना योगदान होना चाहिए सभी के जीवन में, और दर्शकों के मन में भी इस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ अवगत कराइएगा। कभी-कभी ऐसे होता है कि काम थोड़े से इनकम्प्लीट भी रह जाते हैं क्योंकि उसके आगे हम स्टक हो जाते हैं, समझ में नहीं आता आगे कैसे बढ़े। तो तभी हम रुक जाते हैं और सामने रख देते हैं पेंटिंग और फिर वो दूसरा काम शुरू कर लेते हैं। साइमल्टेनियसली 2-3 काम चलता रहता है और फिर कभी धीरे-धीरे देखते-देखते कभी ऐसा लगता है कि हाँ, चलो वो बुलाता है कैनवास कि चलो भई आओ अब मुझे पेंट करो। तो तभी लगता है कि हाँ, चलो आज ये ले कैनवास उठाया और काम किया तो कंप्लीट हो गया। तो ऐसे होता भी है कि इनकम्प्लीट कैनवास पड़े रहते हैं और कभी मन हुआ, कभी ऐसे लगा तो कंप्लीट भी हो जाते हैं और वो अपने आप हो जाते हैं कंप्लीट। तो मेरे पास ऐसे है थोड़े बहुत कि जो इनकम्प्लीट वर्क्स भी हैं। और उसमें ये बहुत ज़रूरी है एस्थेटिक सेंस लाना, कहाँ पे स्टॉप होना है, कि ऐसा ना हो जाए कि हम ओवर काम कर लें, कि और थोड़ा-सा करे और ओवर हो जाए। तो ये सब भी बहुत देखना पड़ता है और वो सब धीरे-धीरे आ जाता है। काम करते-करते, प्रैक्टिस करते-करते सब समझ में आता है कि कहाँ पे हम ओवर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्या है करके। जी, आपने ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज़ पे भी काम किया है, उस विषय में भी कुछ बताइए ना? और मैंने ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग्स भी 3-4 साल किए। तो उसका भी एक ऐसा है कि बचपन से मेरे पिताजी बहुत इंसिस्ट करते थे कि बुक्स पढ़ो, अच्छे लोगों की बुक्स पढ़ो। और हम 3 भाई-बहनों को मैं रात को बिठा के 20 मिनट तक तो हमें ज़ोर से वो बुक पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं, उन्हें उन्हें पता चलना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं। ऐसे ज़ोर से हम पढ़ते थे और वो पढ़ाई का जो है वो आज तक मतलब चालू ही है, जारी है कि मैं पढ़ती रहती हूँ बुक्स और सब। तो ये बुक्स का कबर्ड एक बार मुझे लगा कि चलो मैं ज़रा ठीक से रख दूँ बुक्स को, तो इसलिए मैंने कबर्ड खोला और देखा तो मुझे वो कबर्ड में पेंटिंग दिखने लगा एक। तो जिस तरह से बुक्स पड़ी थी, जिस तरह एंगल में वो थी, तो मुझे एक अच्छा-सा कॉम्पोज़िशन नज़र आया उसमें। तो वो सोचते-सोचते मुझे लगा कि ये जो बुक्स हैं जो हमें कितना सारे नॉलेज देती है, कितनी सारी ये हमारी अज्ञानता दूर करते हैं वो और हमें अंधेरे से उजाले तक ले जाते हैं वो बुक। तो सोचा कि व्हाई नॉट एक सीरीज़ कर दूँ मैं ब्लैक एंड व्हाइट पे।
तो इस तरह से उसका जो पेंटिंग बनाना शुरू मैंने किया, तो इस सोच से मैंने पेंटिंग बनाने शुरू किए कि हमें कहाँ से कहाँ ले जाती है बुक्स। हमें कुछ नहीं पता होता तो हमें कहाँ कितना नॉलेज देती है बुक्स। तो इस तरह से मैंने 3-4 साल ब्लैक एंड व्हाइट किए काम, और उसके बाद वापस कलर पे आ गई मैं और कलर करने लगी, एक्रेलिक करने लगी मैं काम। एक्रेलिक में भी मज़ा आने लगा है। तो वैसे काम कुछ भी मन होता है, जो भी मन होता है तो करते रहते हैं, जो भी अच्छा लगता है तो। और ये एब्स्ट्रैक्ट में इतना फ्रीडम होता है थोड़ा, कि चलो थोड़ा अच्छा नहीं आया तो हम थोड़ा उसको वाइप आउट करके ये कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, कलर्स भी हम दूसरा डाल सकते हैं उसमें। तो वो सब एक फ्रीडम होता है, और वो जो फ्रीडम में जो मज़ा है काम करने में, उसी में ही एक जॉय मिलता है, एक आनंद जो होता है वो उसी में ही आनंद आता है। और अच्छा लगता है ये एक्सेप्ट करना। और लेकिन इसमें स्ट्रगल भी बहुत है। शुरू-शुरू में बहुत होता था, अच्छा नहीं आता था तो रख देते थे, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ जाता था। ये सब चलता रहता है। जी विप्ता जी, ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि जो भी प्रश्न हम आपको कर रहे हैं, आपने बड़ी सरलता से, इतनी सरलता से जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। आर्टिस्ट जितना सरल होता है उसके जवाब भी उतने सरल होते हैं, ये तो मैंने नोटिस किया है। अच्छा, अभी जो नए स्टूडेंट्स हैं व कलाकार हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? और अभी जो स्टूडेंट्स हैं आर्ट के, उन्हें हम क्या कहें, वही जो हम करते थे कि भई काम करते रहो, मेहनत करनी ही पड़ेगी, कुछ भी हो, कोई भी फ़ील्ड में जाओ, काम और मेहनत करने के बिना कोई रिज़ल्ट नहीं आता है। फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है, कभी काम अच्छा नहीं आता है तो। लेकिन वो तो एक पार्ट ऑफ द लाइफ़ है, जो करना ही पड़ता है और करना ही पड़ेगा सभी को, और इसी में से ही हम निकलेंगे। तो बस करते रहो काम, अपने आप आपकी मंज़िल मिल जाएगी, अपनी आइडेंटिटी मिल जाएगी आपको भी। जी बिल्कुल बिप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस बातचीत के लिए, आपने इतना सारा समय निकाला। और दोस्तों, उन मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इन बातचीत को बहुत मन लगा के सुना। और मैं एक बात यहाँ कहना चाह रहा था, जो भी लोग इस तरह मेहनत से, और जो स्टूडेंट अभी ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं फील्ड में, वो अगर लगातार मेहनत करते रहे, लगातार रियाज़ करते रहें तो उनका सफलता निश्चित है। बहुत सारा होता है, समय ऊपर नीचे अप डाउन होता रहता है, सभी के साथ होता है। तो अपने मनोबल को बनाए रखें और लगातार निरंतर काम करें, यही सब हम प्रार्थना करते हैं। और विप्ता जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले शोज़ के लिए। फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।